नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी और ये हमारा उसका छठा पार्ट है। पिछले 5 पार्ट्स में हमने लगभग 110 प्रश्नों को पूरे विस्तार से पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरे वो 5 वीडियोस जरूर देखे होंगे दोस्तों। पर यदि किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप उन 5 वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैंने उसमें पूरे क्रमबद्ध तरीके से इससे पूर्व का इतिहास पढ़ाया है, जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा दोस्तों। उन 5 वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण क्या था? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, उक्का नामक तोप के फटने के कारण, अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने के कारण, या अफगान डकैतों द्वारा छुरा मारने के कारण। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो है अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने के कारण। अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने के कारण हुआ क्या था दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में बलबन के उत्तराधिकारी, आपने पढ़ा होगा बलबन, हमने पढ़ाया था, पूरे विस्तार से चर्चा करी थी बलबन के बारे में। और बलबन का एक पुत्र बुगरा खां बंगाल का राजा बना था। तो बुगरा खां के वंशज कह लिए या बलबन के उत्तराधिकारी बंगाल में राज्य कर रहे थे। तो बलबन के उत्तराधिकारियों द्वारा बंगाल में विद्रोह किया गया। बंगाल में विद्रोह किया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गया और बंगाल में जाकर के उसने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया। और जब वो लौट रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जो उस समय जौना खां के नाम से जाना जाता था, उसने अफगानपुर में एक महल बनवाया, लकड़ी का महल। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए। और जब उस महल में गयासुद्दीन तुगलक खड़ा था तब उस महल का छज्जा या छत जो है वो गिर गई और उसके नीचे दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार तो इसे एक्सीडेंट बताते हैं, लेकिन इब्न बतूता और इसामी जैसे इतिहासकार इसे मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र बताते हैं। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में इसे जौना खां का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र बताया है प्रत्यक्षतः। इसामी डायरेक्ट नहीं कहता, पर मोहम्मद बिन तुगलक को वो खूनी शासक कहता है। खूनी शासक से तात्पर्य उसका था कि वो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मौत का कारण बना और गद्दी पाने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते और वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जौना खां ने वास्तव में अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था। चलिए बहरहाल जो भी हो, हमें तो बस इतना याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने के कारण हुई। यदि बात करें कि चौगान खेलते समय, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। उक्का नामक तोप से फटने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। शेर शाह सूरी की, कालिंजर पर अटैक करने गया था शेर शाह सूरी और उसने अपनी तोप उक्का से गोला फेंका जो सामने के दीवार से टकरा करके पलट करके उसी की तरफ आया और वहां पर जो गोला बारूद का जखीरा रखा हुआ था उसमें वो फट गया और वहां बुरी तरह आग लग गई और उसी आग में शेर शाह सूरी भी जल करके मारा गया। बात करें अफगान डकैत द्वारा छुरा मारने के कारण गुरु गोविंद साहब की मृत्यु हुई थी दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहिब की मृत्यु एक अफगान डकैत के छुरा मारने के कारण हुई थी। चलिए, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अफगानपुर में लकड़ी का महल गिरने के कारण।
ये वही है जो मैंने बोला, गयासुद्दीन तुगलक के काल में बलबन के उत्तराधिकारियों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसे दबाने हेतु गयासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल गया। बंगाल से लौटते समय दिल्ली के निकट अफगानपुर नामक स्थान पर जौना खान ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए लकड़ी का महल बनवाया। इसी महल का छज्जा गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला, इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में गयासुद्दीन तुगलक की मौत को जौना खां का षड्यंत्र बताता है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखें दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश मौजूद है? इसामी, एल्फिस्टन, इलियट और डाउसन। तो इतिहासकार, आधुनिक जमाने के इतिहासकार हैं दोस्तों एल्फिस्टन, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास पर कुछ बहुत काम किया है, और उनके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश मौजूद थे। ये एल्फिस्टन का अपना नजरिया है दोस्तों, जबकि कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था, यानी बेवकूफ नहीं था बल्कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। दिल्ली का पढ़ा लिखा सुल्तान, सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान, दिल्ली का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था ये, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि इसने जो भी कार्य या जो भी योजनाएं बनाने की कोशिश करी, वे योजनाएं असफल रहीं, योजनाएं असफल रहीं, और उसकी असफलता का कारण इसकी मूर्खता नहीं थी दोस्तों, या तो आप इसे इसका दुर्भाग्य कह सकते हैं या इसके एग्जीक्यूशन की कमी कह सकते हैं, लेकिन पागल था ऐसा तो नहीं है। अगर पागल होता तो 1325 से लेकर के 1351 इतने लंबे समय तक अपने एम्पायर को नहीं संभालता, और यदि संभाल भी लेता तो इस बीच एम्पायर जर्जर होकर गिर जाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भी फिरोज शाह तुगलक ने लंबे समय तक रूल किया है, और उसके उस रूल को करने के पीछे जो मुख्य शक्ति थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा साम्राज्य को बखूबी चलाने का ही एक कारण था। तो एल्फिस्टन की इस बात से अन्य इतिहासकार ताल्लुकात नहीं रखते कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश मौजूद थे, पर यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्फिस्टन। चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया? दिल्ली में एक नगर है तुगलकाबाद, और उस तुगलकाबाद नामक नगर को किसने बसाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या अहमद तुगलक ने? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसने ही दिल्ली के निकट, या दिल्ली वर्तमान दिल्ली कह सकते हैं, उस समय दिल्ली के निकट, कि उस समय दिल्ली का स्वरूप आज की तरह विस्तृत नहीं था, बल्कि बहुत छोटे से एरिया में दिल्ली बसी हुई थी। तो ये तुगलकाबाद, जहांपना नगर, राय के पिथौरा, सीरी, ये सभी दिल्ली के आसपास के इलाके थे, जिन्हें वर्तमान में दिल्ली में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। तो तुगलकाबाद नामक नगर अगर किसी ने बसाया आपसे पूछे तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद जो है वो दिल्ली के तीसरे नगर के रूप में जाना जाता है। पहला नगर हो जाएगा किलाए राय पिथौरा, किलाए राय पिथौरा, राय पिथौरा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि किलाए राय पिथौरा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का ही नाम था। तो अन्य इतिहासकार कहते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान का किला था जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा करा, क्योंकि अगर वो बनवाता तो किलाए राय पिथौरा इसका नाम नहीं रखता। तो यह भी एक विवादित तथ्य है। आप मान के चलिए कि किलाए राय पिथौरा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दूसरा नगर यदि बात करें तो सीरी हो जाएगा। सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। हमने पढ़ा था 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी को अपनी राजधानी बनाया गया दोस्तों। यदि बात करें तीसरे नगर की तो तीसरा नगर हो जाएगा तुगलकाबाद, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको चौथा और पांचवा नगर भी पढ़ना है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आगे प्रश्न इससे संबंधित आएंगे दोस्तों, तभी हम इसकी चर्चा करेंगे और ये पूरा रिवीजन दोबारा करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 1323 में तेलंगाना पर अधिकार करने के उपरांत उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जलालाबाद, खिजराबाद, फिरोजाबाद या सुल्तानपुर? जलालाबाद, खिजराबाद, फिरोजाबाद या सुल्तानपुर? तो 1323 में गयासुद्दीन तुगलक के काल में जोना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पर सेना भेजी गई और तेलंगाना पर अधिकार करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया दोस्तों, और इसका नाम रख दिया गया सुल्तानपुर। ध्यान रखना, दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत में या दिल्ली में मिलाने वाला पहला सुल्तान यदि आपसे पूछे तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 1323 में तेलंगाना को दिल्ली में मिला लिया था और उसका नाम रख दिया था सुल्तानपुर। यदि आपसे पूछे कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस के काल में हुआ तो उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी 1294। सर्वाधिक सेनापति कौन था? तो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। यदि जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं दिया हो तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये विस्तार से चर्चा हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक कहकर पुकारा है? एल्फिस्टन, इब्न बतूता, इसामी, राजशेखर? खूनी शासक कहकर पुकारा है दोस्तों इसामी ने, और इसामी की पुस्तक का नाम है फुतूह उस सलातीन। और इसी पुस्तक में इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक कहा है, क्योंकि वो कहता है कि जोना खां ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। ये एक खूनी शासक है। जबकि एल्फिस्टन ने क्या कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अवशेष थे। जबकि इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जोना खां का षड्यंत्र था, कोई आकस्मिक घटना या कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो अगर आपसे पूछे खूनी शासक कहकर किसने पुकारा तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसामी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहकर पुकारा है? खूनी शासक तो इसामी ने कहा था, पर बुद्धिमान मूर्ख किसने कहा था? तो बुद्धिमान मूर्ख भी दोस्तों इसामी ने ही कहा था अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, फुतूह उस सलातीन। इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक या बुद्धिमान मूर्ख कहकर पुकारा है। देखिए एल्फिस्टन तो कह देते हैं कि पागलपन के अवशेष शेष हैं, लेकिन ये मानते हैं कि नहीं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बुद्धिमान था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है दिल्ली का अभी तक में, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। पर उसे बुद्धिमान के साथ साथ मूर्ख भी कहा है। क्यों? क्योंकि वो योजनाएं तो बहुत बढ़िया बनाता था, पर उन योजनाओं का एग्जीक्यूशन तरीके से नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसकी अधिकांश योजनाएं विफल हो गई, फेल हो गई दोस्तों। और जो भी फेल हो जाता है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी मेहनत उसने कर रखी हो, पड़ोसी या रिश्तेदार क्या बोलते हैं? अरे मूर्ख था यार, टाइम वेस्ट कर दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, लगे रहना है, डटे रहना है। असफलता प्राप्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली सफल होना है, सिलेक्शन होना है, लेना है, वरना ये रिश्तेदार और ये दोस्त कहेंगे मूर्ख था। मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमान मूर्ख भी नहीं बनना है, बल्कि एक दिन इस असफलता को पराजित करना है और सफलता प्राप्त करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सत्य कथन छांटिए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग रखा, या दोआब क्षेत्र में करों में कमी कर दी गई। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने पदों को देते समय योग्यता को आधार माना।
इससे पहले कई आधार होते थे, जैसे कि आप तुर्की होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, तो ऐसे आधारों पर आपको पद मिल जाया करते थे। पर मोहम्मद बिन तुगलक जो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, उसने किसी भी तरह के आधार को हटा दिया, न धार्मिक आधार, न जनजातीय आधार, कैसा भी आधार उसने नहीं माना। उसने कहा केवल योग्यता, जो व्यक्ति जिसके योग्य है उसे वही पद दिया जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, अब ऐसा व्यक्ति पागल तो नहीं हो सकता ना दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने योग्यता को आधार माना वो मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी ये स्टेटमेंट तो ठीक है। आपसे पूछा गया है सत्य कथन, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। हालांकि कोई ठोस कानून उसने नहीं बनाया, लेकिन कुछ हद तक प्रयास किया, पर चूंकि ये हिंदू धर्म में हस्तक्षेप हो जाता और यदि वो ऐसा करता तो इसे धार्मिक रूप दे दिया जाता कि हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है एक मुस्लिम शासक के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उसने इसे रोकने का प्रयास किया, हालांकि कोई ठोस कदम नहीं उठाया, पर रोकने का प्रयास अवश्य किया। दोस्तों, उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग रखा। ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग रखा था। उलेमा मतलब मुस्लिम धार्मिक गुरु, राजनीति और धर्म उन्होंने अलग अलग कहा। उसने कहा कि उलेमा वर्ग राजनीति के मामले में नहीं बोलेगा, उसी प्रकार सुल्तान धार्मिक मामलों में नहीं बोलेगा। तो उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग रखा, यह कथन भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा भी हमारा सत्य है दोस्तों। तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। अब या तो सी होगा या डी होगा। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। दोआब क्षेत्र में करों में कमी कर दी। करों में कमी नहीं करी थी दोस्तों, करों में वृद्धि करी थी। दोआब क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने करों में वृद्धि करी और 33% कर को बढ़ा करके 50% कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने कर 50% तक कर दिया। ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोआब क्षेत्र में करों में कमी नहीं करी थी, बल्कि करों में वृद्धि करी थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में असत्य कथन छांटिए। इस बार असत्य कथन छांटना है। उसने साईंराज नामक हिंदू को मंत्री पद दिया, जिन प्रभा सूरी और राजशेखर को संरक्षण दिया, हिंदू जनता के द्वारा त्योहार मनाने को प्रतिबंधित किया और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवाया। देखिए ये तो ठीक है कि उसने साईंराज नामक हिंदू को मंत्री का पद दिया, योग्यता के आधार पर पद देता था। तो साईंराज हिंदू था लेकिन उसे मंत्री बना दिया। जिन प्रभा सूरी और राजशेखर को संरक्षण दिया, ये जैन थे पर इन्हें भी अपने दरबार में शरण दी, यानी कि धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक। तो हिंदू जनता के द्वारा त्योहार मनाने को प्रतिबंधित कर दिया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो हिंदू त्योहार मनाने जनता के बीच में जाता था, हिंदू त्योहार मनाने जनता के बीच में जाता था। विशेषता होली, होली से बहुत पसंद थी दोस्तों। होली मनाने तो ये डेफिनेटली जनता के बीच में जाता था और अन्य त्योहारों पर भी ये
जनता के बीच में पहुंच जाया करता था। तो होली से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो होली मनाने जनता के बीच में जाता था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने त्योहार मनाने को प्रतिबंधित नहीं किया, बल्कि वो तो स्वयं मनाने जाया करता था। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का भी इसने निर्माण करवाया था दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप ये स्लाइड देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जो हिंदू जनता के बीच जाकर होली जैसे त्योहार मनाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कौन सा नया कर लगाया? आबाबाद, सोनघर, अदली और अद्दा। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल हमें ध्यान रखना है आबाबाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में जो कर लगाया वो था आबाबाद। देखिए दोआब, आबाबाद, दोआब, आबाबाद एक जैसे लग रहे हैं, तो आप यहां से पकड़ सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में 50% कर दिया, 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया, और एक नया कर लगाया आबाबाद नामक कर। आबाबाद नामक नया कर लगाया। अब इसने पूरे सल्तनत में तो ऐसा नहीं करा, लेकिन उसने दोआब क्षेत्र में किया, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किया, क्योंकि यहां पर उपज अच्छी होती थी, यहां के किसान समृद्ध थे, वो आराम से 50% टैक्स दे सकते थे दोस्तों। लेकिन देखिए ये सुल्तान बना है 1325 में, और ये 1325-26 में ये टैक्स लगा दिया गया, यानी इस वार्षिक वर्ष की बात हो रही है, ये टैक्स लगाया गया। और इसी साल यहां पर अकाल पड़ गया दोस्तों, यानी कि उपज अच्छी तो छोड़ो, किसानों के भूखे मरने की नौबत आ गई। और अधिकारियों ने मोहम्मद बिन तुगलक को बताया ही नहीं, अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं। सूचना नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो चरित्र है दोस्तों, यदि उसे यह सूचना प्राप्त हो जाती कि यहां पर अकाल पड़ा हुआ है, तो वो डेफिनेटली रियायत देता करों में, पर उसे यह सूचना ही प्राप्त नहीं हुई, और अधिकारी बिना मोहम्मद बिन तुगलक को बताए कर वसूलते रहे, जिस वजह से किसानों ने विद्रोह कर दिया। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी ये योजना वापस ले ली, योजना वापस ले ली, या कह सकते हैं आप ये योजना विफल हो गई, ये योजना विफल हो गई। तो जो कर लगाया वो कर था दोस्तों आबाबाद नामक कर। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये वही स्लाइड है, जो कुछ मैंने बताया वो इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? 1326-27 में 1326-27 में दिल्ली को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दोस्तों देखिए ये मत कहिएगा कि आप मैं कंफ्यूज हूं कि 26 में ले गया 27 में ले गया। राजधानी कोई एक दिन में परिवर्तित नहीं होती, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी। 1326 में राजधानी परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ और 1327 तक ये कार्य पूरा हो गया, इसलिए यहां पर 1326 1327 लिखा आता है। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो आप 1326 को सही उत्तर मानेंगे। तो 1326 में राजधानी परिवर्तन हुआ, वो क्या कारण था उसका? दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दोनों या दोनों ही नहीं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके उत्तर दोनों ही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक अवश्य था, पर वो इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहता था। वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना जबरदस्ती नहीं करता था। तो इस्लाम धर्म का प्रचार उसकी प्राथमिकताओं में था, और दक्षिण भारत के राज्यों पर भी वह नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का उद्देश्य धन प्राप्ति था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों का उद्देश्य नियंत्रण स्थापित करना, रूल करना था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो नियंत्रण स्थापित करेंगे, वहां राजधानी रहेगी, वहीं सेना रहेगी, तो दक्षिण भारत के राज्यों पर कंट्रोल आराम से किया जा सकेगा और दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ इतिहासकार मंगोल आक्रमण से बचने के लिए भी कारण बता देते हैं। हालांकि ये विवादित है और इसे ज्यादा माना भी नहीं जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक मंगोल आक्रमण समाप्त हो गए थे लगभग। मंगोल आक्रमण समाप्त। तो मंगोलों से ऐसी कोई चुनौती विशेषता मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं मिल रही थी जिस वजह से राजधानी परिवर्तन करना पड़ता और वो भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसके सिर्फ दो ही कारण थे, दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना और दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की जनता को सजा देना चाहता था। दिल्ली की जनता मोहम्मद बिन तुगलक को अश्लील भाषा में पत्र लिखती थी, इस वजह से उसने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। हालांकि इस तथ्य को भी माना नहीं जाता। मोहम्मद बिन तुगलक इतना विवेकहीन राजा नहीं था कि केवल पत्रों से क्रोधित होकर के राजधानी परिवर्तन जैसा बड़ा निर्णय ले लेगा। तो इसके दो ही कारण माने जाते हैं, ए और बी, जो भी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद का नाम परिवर्तित करके क्या रखा? तुगलकाबाद, ताश घड़ियाल, कुतुबुल इस्लाम और कुश्क ए सीरी। देवगिरी से नाम हुआ दौलताबाद। देवगिरी से नाम हुआ दौलताबाद। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट करी तो उसने इसका नाम रख दिया दोस्तों कुतुबुल इस्लाम। इसी से उसका उद्देश्य पता लगता है कि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में अपनी राजधानी लेकर के गया। क्यों? क्योंकि उसने इसका नाम रखा है कुतुबुल इस्लाम। बात करें कुश्क ए सीरी, तो अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुतुब मीनार के समीप करवाया गया, उसे कुश्क ए सीरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया और ताश घड़ियाल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। यह एक जल घड़ी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुल इस्लाम। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली को पुनः राजधानी कब बनाया गया? देखिए दौलताबाद को राजधानी बना दिया 1326-27 में, लेकिन बहुत सी अड़चनें आ गई और उसके लिए वहां से रूल करना लगभग असंभव हो गया। तो फाइनली वो अपनी राजधानी को वापस दिल्ली लेकर के आ गया दोस्तों। यानी कि उसकी राजधानी परिवर्तन की योजना भी विफल रही। इसीलिए तो इस्लामी ने उसे बुद्धिमान मूर्ख कहा है। योजनाएं बहुत अच्छी थी, उद्देश्य बहुत अच्छे थे, पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया ढंग से और योजना विफल हो गई। तो वापस कब लेकर आया राजधानी? 1328, 1335, 1336, 1340। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1335। अगर याद करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो ध्यान रखिएगा 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है और उससे पहले दक्षिण भारत को छोड़ करके चला गया मोहम्मद बिन तुगलक। जीके का बहुत ही आसान प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासन काल में हुई? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। कब हुई? 1336। राजधानी को वापस दिल्ली कब ले गया? तो 1335 में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस इतिहासकार का कथन है कि एक लंगड़े एवं अंधे तक को दौलताबाद ले जाया गया?
इस कथन का तात्पर्य यह है कि किसी को भी दिल्ली में पीछे रहने की इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली के व्यापारियों को, कर्मचारियों को, आम जनता को, सभी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाएगा, यानी पूरी की पूरी राजधानी उठा करके ऐसा लगता है जैसे दौलताबाद में रख दी। क्योंकि दौलत भाई व्यापारी से ही तो अर्थव्यवस्था होती है राजनीति की। और अगर सैनिक यहां रह गए, सैनिकों का परिवार यहां रह गया, तो सैनिक कैसे रक्षा करेंगे राष्ट्र की, राजधानी की। तो इस वजह से सभी को लेकर के गया। यानी इब्न बतूता तो ये कहता है कि यदि कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, उसे भी दौलताबाद ले जाया गया। चलिए मेरे से उत्तर तो निकल ही गया, इसका उत्तर होगा इब्न बतूता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलिए पहले इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं। इब्न बतूता का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता पर आपको देख लीजिए, मैंने स्लाइड में लिख दिया है, शेख फतह अबू अब्दुल्ला इब्न बतूता। बहुत लंबा नाम है, याद हो जाए तो ठीक है दोस्तों, वरना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। ये रहला कोई इतिहास की पुस्तक नहीं है दोस्तों, बल्कि इब्न बतूता तो एक ययावर था। ययावर मतलब घुमक्कड़ था। घुमक्कड़, वो तो घूमने निकला था दुनिया, या कह सकते हैं कि यात्री था। तो ये जो रहला है ये यात्रा वृत्तांत है। इसने जो कुछ देखा अपनी यात्रा के दौरान वो इसने पुस्तकों में लिख दिया। तो भारत में जो इसने देखा वो उसने जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम रखा उसने रहला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रहला किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो अरबी भाषा में। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता के काल में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें से अधिकांश पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि सल्तनत काल की और मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी दोस्तों। जबकि इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका कारण यह है कि इब्न बतूता फारस का या मध्य एशिया का नहीं था, ये तो अफ्रीका महाद्वीप का था। अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को। मोरक्को नाम का। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबाता। तो मोरक्को का यात्री था और मोरक्को की जो भाषा थी वो अरबी थी, इसे अरबी आती थी, तो इसने अपनी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी है। ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। अगर आपसे पूछ ले इब्न बतूता भारत किसके काल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया और भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। यानी एक अच्छा खासा जीवन इब्न बतूता ने भारत में बिताया है दोस्तों। तो यदि भारत में इतना लंबा जीवन बिताएगा तो पैसा तो खत्म हो जाएगा ना जो घर से लेकर आया होगा। तो भारत में कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने जीवन यापन के लिए। तो उसने दिल्ली में काजी के पद पर कार्य किया, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन। होशियार आदमी था, किताबें लिख रहा था, तो काजी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो तो योग्यता के आधार पर पद देता था, उसने इब्न बतूता में योग्यता देखी। उसे कोई मतलब नहीं कि मोरक्को से आया कि कहां से आया, उसे योग्यता मिल गई, उसने उसे उसकी योग्यता के अनुसार पद दे दिया। उसे भविष्य में राजदूत बनाकर चीन भी भेजा। हालांकि इब्न बतूता चीन पहुंचा नहीं, या तो वो राह में मर गया या अफ्रीका चला गया, जो भी है, पर चीन नहीं पहुंचा। तो ध्यान रखिएगा, राजदूत बना करके चीन भेजा था इब्न बतूता को। तो ये इब्न बतूता से बनने वाले सभी प्रश्न है दोस्तों। आपसे सीधे सीधे उसकी बुक का नाम पूछा जाता है, रहला कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। किसके काल में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कितने वर्षों तक भारत में रहा, 14 वर्षों तक। दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया और फाइनली उसको चीन भेजा राजदूत बनाकर, पर वह चीन कभी पहुंचा नहीं। डाक व्यवस्था की जानकारी भी देता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बाकी जितने मैंने बताए हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने कुछ ना कुछ कहा ही है। पागलपन के अवशेष एल्फिस्टन ने कह दिया, खूनी शासक इसामी ने कह दिया, बुद्धिमान मूर्ख इसामी ने कह दिया, धनवानों का राजकुमार। तो धनवानों का राजकुमार आपसे पूछा जाए किसने कहा, तो एल्फिस्टन ने, स्मिथ ने, कर्नल टॉड ने या एडवर्ड टाइम ने। तो धनवानों का राजकुमार कहा एडवर्ड टाइम ने।
क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि इसकी योजनाएं होती थी बड़ी खर्चीली टाइप की, जिसमें धन तो बहुत लग जाया करता था पर प्रतिफल कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि योजनाएं विफल हो जाया करती थी। तो इस वजह से इसे इतिहासकार एडवर्ड टाइम ने कहा कि तो धनवानों का राजकुमार था। तो अगर आपसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा, तो एडवर्ड टाइम ने कहा है। किसको कहा है एडवर्ड टाइम ने धनवानों का राजकुमार? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। यह आपको मैच करने को दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि धनवानों का राजकुमार एडवर्ड टाइम ने कहा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है असुमेलित छांटिए। दोस्तों इसमें एक तरफ सिक्के के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वो सिक्के जारी करने वाला, ये सिक्के हैं और ये सिक्के जारी करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच गलत है। पहला है अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, समुद्रगुप्त, जीतल इल्तुतमिश, शाहरुख बाबर और अदली फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों अश्वमेघ प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था, बिल्कुल ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। जीतल और टंका ये दो सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे, हम चर्चा कर चुके हैं। टंका चांदी का सिक्का था, जीतल तांबे का सिक्का था। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए शुद्ध अरबी के सिक्के थे। बात करें शाहरुख नाम का सिक्का बाबर ने चलाया, कहीं कोई डाउट नहीं है। अदली फिरोज शाह तुगलक ने नहीं चलाया था दोस्तों, बल्कि अदली चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बिन तुगलक द्वारा। चांदी का सिक्का था ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अदली चांदी का सिक्का था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया, चर्चा कर ली हमने। टंका व जीतल इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए, टंका चांदी का था, तांबे का था जीतल, चर्चा हम कर चुके हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत को जीतने वाला पहला अरब, मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला, जीतने वाला नहीं, जीता तो छोटा मोटा कोई इलाका था, भारत पर आक्रमण या सफल आक्रमण करने वाला पहला अरब मोहम्मद बिन कासिम था। और अपने विजित क्षेत्रों में उसने दिरहम नाम का सिक्का चलाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा दिरहम जो है चांदी का सिक्का था, ये धातु जरूर याद रखिएगा। बार बार पढ़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, जब भी प्रश्न एक पढ़ेंगे ऑप्शन सारे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा और भी सिक्के हैं जैसे शंशगनी है, अद्दा है, बिक है, बहलोली है, इन सभी पर हम समय आने पर चर्चा करेंगे। तुगलक वंश के हैं ये, इनमें 3 सिक्के चर्चा कर लेंगे अभी हम, अभी नहीं बताना चाहता नहीं तो क्वेश्चन का सरप्राइज खत्म हो जाएगा दोस्तों। समय पर कार्य हो बहुत सुंदर लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल एवं बीज खरीदने के लिए ब्लैंक नामक ऋण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदान किया गया। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हल एवं बीज खरीदने के लिए कौन सा ऋण प्रदान किया? आबाबाद, सोनघर, इदरात, मसाहत। देखिए टर्मिनोलॉजीज में आपको लगातार पढ़ा रहा हूं और बता भी रहा हूं कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, गिनी चुनी टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों, और पेपर में घुमा घुमा के पूछता है। आबाबाद एक कर था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया दोआब में, इसी वीडियो में हमने चर्चा करी। इदरात एक भूमि का प्रकार था दोस्तों, जो भूमि का प्रकार जो पेंशन के रूप में दिया जाता था, दिया जाता था। मैंने आपसे चर्चा करी थी भूमि के प्रकार के रूप में कि एक तो मिल्क था जो वेतन के रूप में दी जाती थी, भैया कहते हैं ना हमारी मिल्कियत है वो, तो वो मिल्क वेतन के रूप में दी जाती थी, जबकि इदरात पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। मसाहत के बारे में चर्चा करी थी कि भूमि की माप कराने की प्रक्रिया मसाहत कहलाती है, मसाहत कहलाती है।
तो सोन घर, ध्यान रखना, ये एक लोन है, एक प्रकार का ऋण है जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया। किस लिए? हल एवं बीज खरीदने के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोन घर, बी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना विफल रही। इसकी विफलता का कारण क्या था? राज्य में तांबे की भारी कमी हो गई, यूरोप में चांदी की कमी हो गई, योजना अव्यावहारिक थी, या मोहम्मद बिन तुगलक एक कुशल प्रबंधक नहीं था। सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला भारत का पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा जैसे आज की मुद्रा होती है 2000 का नोट, अब उसकी वैल्यू 2000 रुपए तो नहीं होती दोस्तों, पर उसकी एक्सचेंज वैल्यू 2000 होती है, यानी आप उसे दे करके 2000 रुपए का सामान खरीद सकते हो। इसी प्रकार चांदी के सिक्के चलते थे, टंका और अदली। इन टंका और अदली का जो मूल्य था उसी मूल्य के तांबे के सिक्के चला दिए दोस्तों। यानी सिक्के तो आप दे रहे हो तांबे के, लेकिन उनकी वैल्यू किसके बराबर है? चांदी के बराबर है। तो ये तांबे के सिक्कों की वैल्यू तो तांबे के बराबर होनी चाहिए ना, लेकिन चांदी के बराबर है, यानी ये सांकेतिक मुद्रा है, केवल एक्सचेंज वैल्यू है इसकी, सांकेतिक मुद्रा। तो ऐसी सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई दोस्तों, और यह योजना विफल हो गई। इसकी विफलता के कई कारण थे दोस्तों, लेकिन राज्य में तांबे की भारी कमी हो गई, ये इसकी विफलता का कोई कारण नहीं था। कोई कमी नहीं हुई थी, तांबा प्रचुर मात्रा में था। यूरोप में चांदी की कमी हो गई, हाँ हुई थी यूरोप में चांदी की कमी, लेकिन ये योजना शुरू करने का कारण तो माना जाता है नेल्सन के द्वारा। एक इतिहासकार है नेल्सन, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की योजना प्रारंभ करने का कारण बताया है यूरोप में चांदी की कमी हो जाना, पर विफलता का कारण ये कदापि नहीं है। योजना अव्यावहारिक थी, योजना अव्यावहारिक नहीं थी दोस्तों। अगर अव्यवहारिक होती तो चीन में कुबलई खान के द्वारा भी ये योजना इससे पूर्व में चलाई गई थी जो सफल रही थी, वहां भी विफल होती। भारत में वर्तमान में भी तो सांकेतिक मुद्राएं चलती हैं, तो योजना व्यवहारिक थी लेकिन असफल हो गई। उसका कारण था मोहम्मद बिन तुगलक एक कुशल प्रबंधक नहीं था। वह योजनाएं तो बना दिया करता था पर उनका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाता था। उसका अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण ही नहीं था, उसके अधिकारी मनमर्जी से कार्य करते थे। तो उसने जब ये योजना चलाई तब हुआ क्या दोस्तों कि तांबे के बर्तन तो लोगों के घर घर में थे, और तांबे की वैल्यू पहले तांबे के बराबर थी, तो तांबे के बर्तनों को गला करके तांबे के सिक्के तो नहीं बनाती थी जनता, क्योंकि तांबे के सिक्कों में भी तो तांबे के बर्तन ही मिलेंगे। लेकिन जब चांदी के बदले तांबे के सिक्के हो गए तो लोगों ने अपने घरों में तांबे को गला गला करके सिक्के बना डाले। क्यों? क्योंकि अब वो उन सिक्कों से चांदी के मूल्य के बराबर सामान खरीद सकते थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा या सल्तनत के द्वारा सिक्के बनाए गए वो ऐसी कुछ खास क्वालिटी के नहीं थे, उनमें ऐसा कोई खास निशान नहीं था कि असली सिक्कों और नकली सिक्कों में कोई फर्क किया जा सके। तो नकली सिक्के भी अर्थव्यवस्था में आ गए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई दोस्तों। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया। हालांकि वो तो पूर्वाग्रह से प्रेरित है, हिंदू हो या मुसलमान हो ऐसा कुछ नहीं था, सभी नकली सिक्के छाप रहे थे अपने घरों में। पर बर्नी का ये कथन याद रखिएगा कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया, यानी कि मैनेजमेंट नहीं कर पाया मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरी बात यह है कि व्यापारी जो बाहर के थे, दूसरे राष्ट्रों से आए थे या दूसरे राज्यों से आए थे, उन्होंने इन सांकेतिक मुद्रा को लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया तांबे के सिक्के लेकर के वे अपने राज्य में चले जाएंगे, वहां तो नहीं चलेंगे, वहां तो तांबे के सिक्कों की वैल्यू तांबे के बराबर होगी, चांदी के मूल्य के बराबर तो नहीं होगी ना। तो व्यापारियों को तो कोई फायदा नहीं है ना दोस्तों। अगर मैं आपको आज पुराना 500 का नोट दे दूं तो क्या आपके किसी काम का है? वो नहीं दोस्तों, कोई फायदा ही नहीं उसका। उसी प्रकार इन तांबे के सिक्कों को यदि व्यापारी लेकर के अपने राज्य में चले जाए तो वहां तो ये चलते ही नहीं।
तो ऐसी कोई व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करी थी कि व्यापारी इन सिक्कों को स्वीकार करें, कोई एक्सचेंज ऑफिस या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया, यानी ये योजना भी विफल हो गई दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य योजनाओं की तरह ये योजना भी विफल रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांटा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा 23 प्रांतों में। अगर विद्रोह पूछ ले तो 22 विद्रोह कुल मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए थे, यानी बहुत बड़ी मात्रा में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विद्रोह हो रहे, यानी अराजकता फैल गई है। खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मेरे राज्य की हालत ऐसी हो गई है कि मैं एक जगह का विद्रोह दबाने जाता हूं तो दूसरी जगह विद्रोह हो जाता है, दूसरी जगह का विद्रोह दबाने जाता हूं तो तीसरी जगह विद्रोह हो जाता है, तीसरी जगह का विद्रोह दबाने जाता हूं तो चौथी जगह विद्रोह हो जाता है। यानी उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। तो 23 प्रांतों में बांटा है और 22 विद्रोह है, कोई कंफ्यूज मत हुइएगा 22 और 23 में, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन से 2 नवीन राज्यों का उदय हुआ? यदि आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पूछा जाए तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। संगम की औलाद हरिहर और बुक्का, यानी इन दोनों के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर संगम वंश पड़ा और 1336 में इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और 1347 में, ध्यान रखिएगा 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहा है, तो 1347 में अलाउद्दीन बेहमन शाह या जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी दक्षिण भारत में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी, जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीवाने कोही नाम का विभाग किससे संबंधित है? कृषि विभाग से, डाक विभाग से, रक्षा विभाग से, भू राजस्व विभाग से। अभी तक कई विभाग पढ़ चुके हैं दोस्तों हम, जैसे नायाब मामला, दीवाने शहनाई मंडी, दीवाने रियासत, कई विभागों को हमने चर्चा करी है, जिसमें से एक विभाग है दीवाने कोही, बरीदे मुमालिक, ऐसे कई विभाग हमने देखे हैं। तो दीवाने कोही नाम का जो विभाग है वो कृषि विभाग था दोस्तों, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि पर बहुत अधिक ध्यान दिया है दोस्तों। वह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनाई कि अकाल पड़ने पर किसानों की कैसे मदद की जाए। कृषि का एक अलग से विभाग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बना दी और उस विभाग का नाम था दीवाने कोही, और इसका अध्यक्ष जो होता था वो होता था अमीर कोही। ध्यान रखना दोस्तों, आर से कोही मत कर दीजिएगा, अमीर कोही ये अध्यक्ष होता था और विभाग का नाम था दीवाने कोही। कृषि से संबंधित विभाग था जिसकी स्थापना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस विभाग का यदि आपसे कार्य पूछ ले तो कृषि भूमि का विस्तार करना, यानी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। खेती योग्य बनेगी तो कृषि भूमि का विस्तार होगा, यही इस विभाग का कार्य था। अगर आपसे पूछे मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में असत्य कथन छाटिए, वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता बनवाई। सत्य है यह कथन दोस्तों, अभी अभी चर्चा करी हमने। खुरासान एवं कराचिल अभियान हेतु 3,70,000 सैनिकों की भर्ती करी और सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया। यह स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। यह मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं में एक बहुत बड़ी असफल योजना थी। वो एक अभियान करना चाहता था, खुरासान और कराचिल विजय करना चाहता था इन दोनों क्षेत्रों को। इसके लिए उसने बहुत बड़ी मात्रा में सेना इकट्ठा करी, 3,70,000 सैनिक, और उन्हें 1 साल का वेतन दे दिया। सोचिए कितना धन खर्च हो गया, और यह अभियान कभी हुए ही नहीं दोस्तों, यानी उसका यह पैसा भी डूब गया। इसीलिए तो एडवर्ड टाइम्स ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है।
अगला प्रश्न है, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में कराचिल अभियान भेजा। खुरासान का अभियान तो कभी हुआ ही नहीं, कराचिल अभियान भेजा, सैनिक कभी कराचिल पहुंचे ही नहीं, रास्ते में ही मारे गए ज्यादातर सैनिक, तो ये अभियान दोनों ही विफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक एक कुशल प्रशासक के साथ साथ एक कुशल प्रबंधक है। ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, मैंने कई बार चर्चा करी आज की वीडियो में कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा राजा जरूर था, कुशल प्रशासक जरूर था, पर एक अच्छा एग्जीक्यूटर नहीं था, एक अच्छा मैनेजर नहीं था, वो एक कुशल प्रबंधक नहीं था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। उसका अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं था, उसकी अधिकांश योजनाएं विफल हो गई। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस नगर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया? किलाए राय पिथौरा, तुगलकाबाद, सीरी और जहांपनाह नगर। अभी कुछ समय पूर्व हमने चर्चा करी थी दोस्तों कि दिल्ली के 5 मुख्य नगर हुए हैं मध्यकालीन भारत के या सल्तनत कालीन भारत के, जिनमें से पहला है किलाए राय पिथौरा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। दूसरा है तुगलकाबाद, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया। तीसरा है सीरी, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया और 1304 में से राजधानी बनाया गया। लेकिन राय पिथौरा और सीरी के मध्य में, ये जो राय पिथौरा या किलाए राय पिथौरा आप कह लें, ये जहां राय पिथौरा की स्थिति है दिल्ली में, वहां और सीरी के मध्य में एक और नगर बसाया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और इस नगर का नाम रखा जहांपनाह नगर, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और यह दिल्ली का चौथा महत्वपूर्ण नगर है, दिल्ली का चौथा नगर। तो आपसे पूछ ले दिल्ली का चौथा नगर कौन सा है, तो जहांपनाह नगर। किसने इसकी स्थापना करी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर आपसे 5वां नगर पूछ ले दोस्तों तो फिरोजाबाद। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का जिला जो है फिरोजाबाद वो नहीं है, ये दिल्ली में एक नगर है फिरोजाबाद, जहां पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। ये वो फिरोजाबाद है जिसकी स्थापना करी है फिरोज शाह तुगलक ने, और ये दिल्ली का 5वां सबसे महत्वपूर्ण नगर है। स्थापना किसने करी, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जहांपनाह नगर। इसे देख लीजिए, स्लाइड को बता चुका हूं मैं सब कुछ। चर्चा करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा था दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? इसका कारण देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रजा के प्रति चिंतित रहता था और अपने प्रजा की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था, पर जो कुछ भी वो करता था वो उल्टा ही पड़ता था। उसकी तो हर योजना विफल हो जाती थी और अराजकता की स्थिति फैल रही थी। प्रजा कह रही थी ये जल्दी से मरे, ये आदमी मनहूस है, ये दुर्भाग्यशाली है, जब तक रहेगा हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो जब ये मर गया तो राजा को प्रजा की चिंता से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ऐसा कथन था बदायूनी का। मुगल कालीन इतिहासकार है बदायूनी, पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखता है राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। चलिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अबू बकर शाह और औरंगजेब। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा सिंध में हुई। यहां पर युद्ध के लिए गए हुए थे, अभियान के लिए गए हुए थे, और यहां पर थट्टा सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और उसी जगह पर यानी थट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया गया। चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा और सिंध में ही हो गया।
और बाद में जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में पुनः इसका राज्याभिषेक किया गया। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, पर वो मुगल बादशाह था। प्रश्न में पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई? अभी अभी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ठट्टा। पर यह प्रश्न डालने के पीछे मेरा कारण है कि इसके जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वे सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां किसी न किसी सुल्तान की मृत्यु हुई है, पर क्या हमें हर सुल्तान की मृत्यु पढ़नी पड़ेगी? नहीं दोस्तों, हमें हर सुल्तान की मृत्यु नहीं पढ़नी, पर ये जो ऑप्शन है यहां जिन सुल्तानों की मृत्यु हुई है वो जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां या तो कोई बड़ी दुर्घटना घटी है या फिर कोई हत्या हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। जैसे अफगानपुर, यहां गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई है। जौना खां ने लकड़ी का महल बनवाया अफगानपुर में और छज्जा गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो अफगानपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी गई, तो हमारे लिए कड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि पानीपत के युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया, और युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, युद्ध के मैदान में नहीं हुई, लेकिन ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। और फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान है दिल्ली का जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो ठट्टा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई? तो ठट्टा में हुई। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, और डेफिनेटली आगे भी हमारा यह प्रयास अनवरत रूप से जारी रहेगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।